तो चलो, पिछली वीडियो के अंदर हमने कवर कर लिए थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक्स। बाकी बचे हुए 2 टॉपिक्स को मैं यहाँ कवर कर देता हूँ जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में किस तरह का क्वेश्चन मिलेगा? तो पहला क्वेश्चन मिलेगा आपको जिसमें आपको 2 प्रपोजल दे रखे होंगे। आपको बता रखा होगा पहले कि फंड्स हमें इतने रिक्वायर्ड हैं, 30 लाख रुपए की। इंटरेस्ट अगर हम लोन लेके आते हैं तो 10% जाएगा। सरकार इस पर जो भी कमाई होगी उस पर 30% टैक्स ले लेगी। और कमाई जो इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग एंड टैक्स है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस सॉरी हमारी, वो 4 लाख रुपये है। मतलब हम 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 4 लाख रुपए कमाएंगे। तो आपके पास 2 सिचुएशन है, या मान लो 3 सिचुएशन है। 3 सिचुएशन क्या कह रही हैं? ये तीनों सिचुएशन हमें कुछ बात बता रही हैं। क्या बता रही हैं? पहली सिचुएशन कह रही है कि हम डेब्ट 0 लेंगे। दूसरी सिचुएशन कह रही है हम 30 लाख में से 10 लाख रुपए का डेब्ट लेंगे। और तीसरी सिचुएशन कह रही है हम 30 लाख में से 20 लाख रुपए का डेब्ट लेंगे। तो अब हमें ये बताना है कि हम कौन सा स्ट्रक्चर चूज़ करें। मतलब ऑब्वियस सी बात है, 30 लाख रुपए टोटल चाहिए। तो अगर आप डेब्ट 0 लोगे तो पूरा का पूरा 30 लाख इक्विटी से आएगा। अगर 10 लाख रुपए आप डेब्ट से लोगे तो 20 लाख इक्विटी से लोगे। और अगर 20 लाख डेब्ट से लोगे तो 10 लाख इक्विटी से लोगे। तो तीनों में से कौन सा स्ट्रक्चर बेस्ट है, हमें ये चूज़ करना होता है। और ऐसा है क्यों, वो ये भी पूछ लेते हैं। तो अगर ये समझ में आ गया तो ऐसा है क्यों समझ में आ गया, तो दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो अब इसका सोल्यूशन क्या होता है? तो इसका सोल्यूशन कुछ हमें ऐसे करना होता है। ठीक, हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम तीनों प्रपोजल्स अपने लिख लेंगे। ठीक है, हमारे तीनों प्रपोजल हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर आप बात करें हम तीनों प्रपोजल में, जो हमारे पास EBIT है वो 4 लाख रुपए है। मतलब 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद आपको 4 लाख रुपए मिलेंगे। अब अगर मैं बात करूं तो मैं इसमें मुझे करना क्या, मुझे डिसाइड करना है कौन सा बेटर है। तो बेटर कौन सा होगा? बेटर हमेशा वो होगा जिसमें EPS सबसे ज़्यादा हाई होगा। EPS हाई का मतलब अर्निंग पर शेयर हाई होगा, मतलब जिसमें डिविडेंड हम सबसे ज़्यादा पे कर रहे होंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होल सोल ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि हमें शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाना है। शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाना है मतलब शेयर्स के प्राइसेस को बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड पे करना है। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। तो वही स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट माना जाएगा जिसमें हमारा EPS सबसे ज़्यादा निकल के आएगा। तो अब देखते हैं, इसमें दे रखा है अगर हम, पहली सिचुएशन क्या थी, ध्यान से देखना, डेब्ट 0 है, यहाँ पे डेब्ट 10 लाख है और यहाँ पे डेब्ट 20 लाख है। ठीक, तो EBIT दे रखा है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर हम इसमें से इंटरेस्ट माइनस करें, पहली सिचुएशन में डेब्ट है ही नहीं तो इंटरेस्ट 0 हो गया, यानी कि हमारे पास 4 लाख रुपए बच गया। क्या? अर्निंग बिफोर टैक्स, EBT। अब इसमें से अगर हम सरकार को टैक्स दे दें, कितना? 30%। तो 4 तियाँ 12, यानी कि 1,20,000 रुपये। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना बचेगा? 2,80,000 रुपये बचेगा। तो ये हमारा क्या आ गया? अर्निंग आफ्टर टैक्स। मतलब टैक्स वैक्स देने के बाद ये हमारा मालिक का पैसा है। मतलब ये पैसा हमने कमाया था, हमारी अर्निंग थी, उसमें से हमारे पास इंटरेस्ट नहीं था तो कोई खर्चा नहीं था, तो हमारे खर्चे माइनस नहीं हुए। अब बिना खर्चे के हमारा यही प्रॉफिट है जो हमें मिला। अब इसमें प्रॉफिट कह रही है सरकार को भी चाहिए प्रॉफिट में हिस्सा, तो हमने सरकार को भी हिस्सा दे दिया। तो अब ये जो हिस्सा बचा ये हमारे मालिकों का है। अब ये मालिकों में बंटना चाहिए, नहीं बचना चाहिए। तो अब हम इसके बेसिस पे EPS निकालेंगे। तो अगर मैं बात करूँ, नंबर ऑफ़ शेयर्स डिसाइड कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पूरे 30 लाख की इक्विटी ले रहे हैं। 30 लाख की इक्विटी का मतलब क्या हो गया? अगर एक शेयर की फेस वैल्यू मैं मान लेता हूँ कितनी है, 10 रुपये है। अगर एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है तो नंबर ऑफ़ शेयर कितने हो गए इस वाली सिचुएशन में? इस वाली सिचुएशन के लिए चलो यहाँ निकाल लेते हैं नीचे करके नंबर ऑफ़ शेयर्स, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो नंबर ऑफ़ शेयर हो गए 30 लाख अपॉन 10, मतलब 3 लाख। तो नंबर ऑफ़ शेयर हमारे हो गए 3 लाख। ठीक है, अब अगर मैं EPS निकालूं तो EPS निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा, EPS निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है? EAT डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ टैक्स, मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ़
शेयर्स। तो EAT निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे अगर हम EAT निकालेंगे तो इसका EAT कैसे निकलेगा, तो इसका EAT हम मैं यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ। इसका सिचुएशन 1 का EPS कैसे निकलेगा, 2,80,000 अपॉन 3,00,000, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 30 अपॉन 28 बचा। कैलकुलेटर से फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। 28 डिवाइड बाय 30 तो 0.93 आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा EPS आ रहा है 0.93। अब सेम इस सिचुएशन में निकाल लेते हैं फटाफट। यहाँ पे 10 लाख का लोन है तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10 लाख के लोन का 10% इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट कितना है, 10% लोन पे लिया जाएगा। इंटरेस्ट हमारा डेट पे होगा, 10 लाख का 10% 1 लाख। प्रॉफिट बचा 3 लाख। 3 लाख का सरकार 30% ले लेगी, यानी कि 90,000। हमारे पास मालिकों के पास बचे 2,10,000। अब शेयर कितने होंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर अगर आप निकालो तो आपने कितने के शेयर इशू करे हैं, 20 लाख के। एक शेयर 10 रुपये का, तो नंबर ऑफ़ शेयर हो गए आपके 2 लाख। तो EPS निकाल लेते हैं फटाफट। यहाँ पे भी इस वाली सिचुएशन में कैसे निकलेगा, 2,10,000 अपॉन 2 लाख, 1 2 3 4, 2 3 4। अब काटें अगर हम इसे 21 को, 21 डिवाइड बाई 20 तो 1.05। जादू हुआ बड़ा, मतलब डेप्ट का कंपोनेंट यूज़ करने से क्या हुआ, शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो गई। तो हम अभी तो यही चूज़ करेंगे। अब तीसरा प्रपोजल भी देख लेते हैं। 20 लाख का 10%, इंटरेस्ट 2 लाख, प्रॉफिट बचेगा 2 लाख। सरकार टैक्स ले जाएगी 2 लाख का 30%, 60,000। मालिकों के पास प्रॉफिट बचेगा 1,40,000। नंबर ऑफ़ शेयर कितने होंगे, हमने शेयर इशू करे हैं 20 लाख का तो लोन लिया है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 30 लाख की। तो यानी कि यहाँ पे इक्विटी कितना होगा, 10 लाख का, और यहाँ पे इक्विटी था 20 लाख का। ठीक, तो नंबर ऑफ़ शेयर 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 लाख। अब आप जब इसका निकालोगे 1,40,000 अपॉन 1 लाख, तो 4 से 4 जीरो चढ़ गए तो ये बच गया 1.4। ये था 1.05, तो ये आ गया आपका 1.40। देखो इक्विटी की, शेयर्स होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है। अब हम ये चूज़ करेंगे। अब ऐसा हो क्यों रहा है, ये चीज़ सीखनी है। ऐसा हो क्यों रहा है, डेप्ट को लेने से, लोन को बढ़ाने से हमारा EPS क्यों बढ़ रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ग्रेटर है कॉस्ट ऑफ डेप्ट से। हमेशा हम उस प्रपोजल को चुनेंगे जिसमें हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेप्ट से ज़्यादा होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे आपको, एक तो ऐसे ही मिल जाएगा, दूसरा एक क्वेश्चन ऐसे दे देंगे, कोई प्रपोजल दे देंगे उसमें तुम्हें। जैसे मैं अभी दिखाऊंगा, उसका एग्जांपल देकर दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये सीख लेते हैं ये कैसे होता है। तो ROI, अब इसमें ये दे सकते हैं, इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है। तो ऐसा हो क्यों रहा है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। ठीक, तो EBIT हमारा है 4 लाख, टोटल इन्वेस्टमेंट है 30 लाख की, इंटू 100, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 5। तो 30 से अगर हम इसे काटें तो कितना आ जाएगा, 13.33 आ जाएगा कैलकुलेटर से निकालने पे। तो ये तो आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है जो कि ज़्यादा है किससे, कॉस्ट ऑफ डेप्ट से। कॉस्ट ऑफ डेप्ट का मतलब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, वो कितना है 10%। तो इसी की वजह से ट्रेडिंग ऑन इक्विटी काम कर रहा है और कोई मतलब नहीं है। अब जैसे एक क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ सकता है, एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आ सकता है, मान लो टोटल फंड रिक्वायर्ड 30 लाख, ठीक, इंटरेस्ट रेट 15%, EBIT मान लो 3 लाख। ठीक है, शुड वी चूज़ प्रपोजल, क्या हमें प्रपोजल चूज़ करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो क्यों, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया 30 लाख का आपका ये सीन आ रहा है।
तो अब यहाँ पे आप पे दो ऑप्शन है, वो कहेंगे इसमें दो ऑप्शन वो क्या देंगे कि आप 30 लाख रुपए डेब्ट से लाओगे या इक्विटी से लाओगे। आपको ये बताना है कि आप लाओगे कहाँ से, डेब्ट से लोगे या इक्विटी से लोगे। तो अब ये कैसे डिसाइड करें, एक ही प्रपोजल है, दो तो प्रपोजल है नहीं। तो यहाँ पे हम कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट ऑफ डेब्ट के बेसिस पे ही, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही करेंगे। अगर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेब्ट मतलब इंटरेस्ट से ज़्यादा है तो हम डेब्ट चूज़ करेंगे। लेकिन अगर किसी भी तरीके से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेस हो गया कॉस्ट ऑफ डेब्ट से तो हम चूज़ करेंगे इक्विटी को। तो अब निकाल लेते हैं फटाफट से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, क्योंकि दोनों चीज़ें दे रखी हैं, EBIT भी दे रखी है आपको और टोटल इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है। और इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट आपका 15% हो ही गया, दे ही रखा है। ठीक, तो ये हो जाएगा 30 लाख अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट, सॉरी 3 लाख है अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट 30 लाख इंटू 100। तो 2 3 4 5, 2 1 2 3 4, तो एक से एक ज़ीरो और काट दो, 5 काटे थे ना, हाँ एक और काटो, तो ये कितना आ रहा है 10। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो 10% है और इंटरेस्ट 15% है। इसका मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, प्लान खत्म हो गया, चलो इससे ले लेते हैं थोड़ी देर को। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो कम है किससे, कॉस्ट ऑफ डेब्ट से। तो वी मस्ट चूज इक्विटी बिकॉज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट। तो ये दो तरीके से पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक बार बोर्ड के पेपर में जो है वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पूछवा लिया गया था, तो उसका फॉर्मूला ज़रूर पढ़ लेना एक बार जाने से पहले। वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, इजी होता है, तो वो पूछ चुके हैं बोर्ड में, तो उसे ज़रूर पढ़ लेना, ऐसा ना हो कि आप वो ना पढ़ें। ठीक, ये कवर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा आज का आखिरी टॉपिक है, या इस चैप्टर का आपका आखिरी टॉपिक माना जाता है। ठीक, तो इस चैप्टर का आपका जो आखिरी टॉपिक है वो हो जाता है हमारा क्या, इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फटाफट से इसे भी ख़त्म कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी क्यों है, पहले तो फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है कि हमें जब भी फंड्स वगैरह की रिक्वायरमेंट हो तो वो फंड्स हमें ईजिली अवेलेबल हो जाएं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड और ऑन व्हाट टू स्पेंड, और हमें उसे कहाँ पे खर्च करना है। ठीक, तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हमारा ये आता है। इसको मैं बुक से कवर करता हूँ, बुक में भी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया लैंग्वेज में लिखा है। फाइनेंशियल प्लानिंग मींस डिसाइडिंग इन एडवांस, एडवांस में डिसाइड करना, हाउ मच टू स्पेंड, कितना स्पेंड करना है, ऑन व्हाट टू स्पेंड, किस पे स्पेंड करना है, अकॉर्डिंग टू द फंड एट योर डिस्पोजल, या आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द फंड्स वी हैव, जो फंड्स हमारे पास हैं उसके हिसाब से ये डिसाइड करना कि जो पैसा हमारे पास है उसमें से कितना खर्च करना है और कहाँ पे खर्च करना है। ठीक, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर हम ये फैसले लिया करते हैं, फंड्स वी हैव। ठीक, इसके बाद आसान शब्दों में कहा जाए, इसके अंदर हम ये डिटरमाइन करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ फाइनेंस नीडेड बाय एन एंटरप्राइज, की एक एंटरप्राइज को कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग में हम ये देखते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, या ये देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सुटेबल पॉलिसीज फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड्स, जो पैसा हमने यूज़ इस खर्च निकाला बोरो किया है, लेके आए हैं, उस पैसे को हम किस तरीके से अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा इसमें आ जाता है। अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स देख लो, ये भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेनेवर दिस रिक्वायर्ड, इसका पहला ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमें जब भी फंड पैसा चाहिए हो तो हमें पैसा मिल जाए। ठीक, तो लिखा भी है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग
is that sufficient funds should be available in the company for different purposes such as for purchase of long term assets or to meet day to day expenses। मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्ट यही होता है कि हमारे पास सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल हो जब भी हमें चाहिए, चाहे वो हमें एसेट्स खरीदने के लिए चाहिए हो या अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए चाहिए हो। अगला दे रखा है टू सी डेट फर्म डज नॉट रेस फाइनेंस अननेसेसरी। फाइनेंस अननेसेसरी नहीं लेना है, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग ये भी देखता है कि हमारे पास फाइनेंस आइडल ना पड़ा रहे। आइडल ना पड़ा रहे मतलब फालतू ना पड़ा रहे। जैसे एक्सेस फाइनेंसिंग इज बैड एज इनएडुकेट फाइनेंसिंग, ठीक है, और शॉर्टेज ऑफ फंड्स। मतलब एक्सेस फंडिंग भी जो है वो बहुत बेकार मानी जाती है। क्यों भैया, तुम फालतू में, शुरुआत में हमने पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर हमें ये भी देखना होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, कि जो पैसा हम लेके आ रहे हैं वो आइडल ना रहे। क्यों ना रहे? आइडल रहेगा तो वो कुछ भी इनकम जनरेट नहीं करेगा। को सोचो, अगर 10 लाख रुपए तुम्हारे अलमारी में पड़े हुए हैं तो क्या 10 लाख रुपए कोई इनकम जनरेट करके दे रहे हैं? नहीं जनरेट करके दे रहे हैं। लेकिन वो 10 लाख रुपए तुम कहीं ना कहीं से तो लेके आए होगे। बिजनेस में तो जो फंड्स आएगा वो कहीं ना कहीं से आएगा। उसके पीछे कोई ना कोई फ्लोटेशन कॉस्ट होगी, कुछ ना कुछ तो होगा, कोई ना कोई ऑब्लिगेशन होगी। ठीक, अगर शेयर होल्डर फंड ही है तो वही ऑब्लिगेशन होगी कि उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज करनी है हमें। अगर लोन लिया है तो हमें वो रीपे करना है, तो ठीक, तो उसके लिए भी तो पैसा चाहिए या इंटरेस्ट पे करना है। ठीक, वो पैसा कहाँ से आएगा? तो अगर वो आइडल पड़ा रहेगा कैश तो वो कुछ भी जनरेट नहीं करेगा और हमें इंटरेस्ट वगैरह देने में दिक्कत आएगी। ठीक, तो इसीलिए कहा जाता है कि एक्सेस फंडिंग बुरी मानी जाती है शॉर्टेज ऑफ फंड से। इफ़ देयर इज सरप्लस फंड्स और मनी, सरप्लस मनी, अगर हमारे पास सरप्लस फंड्स है या मनी है, फाइनेंशियल प्लानिंग मस्ट इन्वेस्ट इट इन बेस्ट पॉसिबल मैनर्स। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो है क्या करती है, उन फंड्स को सबसे अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करती है। एज कीपिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज आइडल इज़ अ ग्रेट लॉस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज का आइडल लेना हमारे लिए नुकसान माना जाता है। फिर क्या ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान्स जो होते हैं वो हमारे बजट्स कहलाते हैं। इंपॉर्टेंस फाइनेंशियल प्लानिंग की अब हम पढ़ लेते हैं फटाफट से। क्या दे रखा है, मेक्स फर्म बेटर प्रिपेयर टू फेस फ्यूचर। ठीक, इसके अंदर मतलब इसमें लिख सकते हो, इट हेल्प इन फोरकास्टिंग व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर अंडर डिफरेंट बिजनेस सिचुएशन। मतलब ये हमारी मदद करता है ये फोरकास्ट करने में, ये तुक्का लगाने में, ये अंदाज़ा लगाने में कि भविष्य में बिजनेस हमारा किन किन सिचुएशन में पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ दे भी रखा है, इफ़ देयर इज प्रिडिक्शन ऑफ 20% ग्रोथ इन सेल्स। अगर हमें 20% सेल्स की ग्रोथ की उम्मीद है तो ग्रोथ रेट हमारा जो है 10 से 30% होना चाहिए, यहाँ दे रखा है। हाउएवर इट में हैपन दैट ग्रोथ रेट टर्न आउट टू बी 10 to 30%। अब ये भी हो सकता है कि सच में 20% ही ग्रोथ ना हो, 10% हो या 30% हो। तो फाइनेंशियल प्लानर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं फॉर दीज सिचुएशंस, इन सिचुएशंस के लिए कि हमें इन सिचुएशंस में क्या करना है। हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। ये जो हम ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, मतलब हम पहले से ही प्लानिंग तैयार करके रखते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो हम क्या करेंगे, तो हम शॉक्स वगैरह को अवॉइड कर देते हैं। कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शन, फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो कोऑर्डिनेट करने में मदद करती है अलग अलग फंक्शंस जैसे कि प्रोडक्शन, सेल्स। कैसे? क्लियर पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को डिसाइड करके। फाइनेंशियल प्लानिंग में पहले से ही लिखा होता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितना रॉ मटेरियल मतलब हम कितने खरीदेंगे, सेल्स डिपार्टमेंट कितना रेवेन्यू कलेक्ट करके लेके आएगा, ये सब कुछ इसमें हम डिसाइड करते हैं। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, मतलब अगर हम बात करें, जो डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शंस प्रिपेयर अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग रिड्यूस वेस्ट एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड गैप्स इन प्लानिंग। जो इसमें प्लान्स बनाते हैं हम, इससे वेस्टेज वगैरह हमारी कम हो जाती है, पैसा बर्बाद नहीं होता। लिंक प्रेजेंट विद फ्यूचर, इससे हमारा जो प्रेजेंट होता है वो फ्यूचर से लिंक होता है, मतलब हम इसमें भविष्य की सेल और ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। लिंक इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, ये जो है लिंक होता है किसका, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन का हमारा। आखिरी इसमें लिखा हुआ है, मेक्स एवेल्यूशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ईजियर। ठीक, ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करने से जो बिजनेस सेगमेंट के हैं, इट मेक्स एवेल्यूशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ईजियर। मतलब जो हम फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेते हैं अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स के, मतलब अलग अलग डिविजन्स के, तो उससे जो है परफॉर्मेंस को मेजर करना, कंट्रोलिंग करना आसान हो जाता है। ठीक, तो ये हमारे इसके फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई। फाइनेंशियल प्लानिंग के बाद ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट का देखो यहाँ लिखा ही है, वही लिखा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। इस वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। वेल्थ जो है डिपेंड करती है मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर के ऊपर। ठीक, तो इसलिए फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जो होता है उसका एम होता है टू इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, की इक्विटी शेयर की वैल्यू को बढ़ाया जा सके, जो हमने अभी बात की थी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में। अब ये कैसे बढ़ाई जा सकती है, प्रॉफिट को बढ़ा के।
अच्छा अवेलेबिलिटी ऑफ कैश क्रिएट करके, रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल करके, ठीक, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को पूरा करके क्रेडिटर्स वगैरह के लिए तरफ जो हमारे होते हैं। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। ठीक, तो ये हमारा पूरा चैप्टर कवर हो गया। ठीक, चैप्टर नंबर 9 आपका। ओके।